तो चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा ऑडिट का मीनिंग क्या होता है मेनली। तो ऑडिट का मीनिंग क्या होता है हमारा? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइज और इट्स लीगल फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, व्हेन सच ऑडिट इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, यानी हमारा मेन पर्पस क्या है? हमें ओपिनियन देना है उसके ऊपर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अ ब्रॉड टर्म देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट अगर कोई पूछे तो क्या क्या आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स में? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड लास्ट न्यूली एडेड हमारे लिए SOCI है ना, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं। फिर हम वहाँ से बाहर निकले, वहाँ से बाहर निकल के हमने देखा हमारा ऑडिट करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ये किसने बताया? पहले तो एसए 200 है ना, दो भाई दोनों एक जैसे, यानी दोनों क्या है? ट्विंस। दोनों का नाम क्या है? मिलता जुलता नाम है, उया एंड कासा। तो फुल फॉर्म ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए या स्टैंडर्ड ऑडिटिंग। तो क्या ऑब्जेक्टिव था हमारा? टू ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस। क्या करना है इसके अंदर? टू ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस। हमें रीजनेबल एश्योरेंस को ऑब्टेन करना है। क्या हुआ? नीचे करना है इसको। तो हैंग हो रहा है, बंद करना पड़ेगा ना। ठीक है, हाँ जी। तो हम क्या क्या पढ़ रहे थे एक बार दोबारा से कि हाँ, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे ऑडिट का ना, ऑब्जेक्टिव रिवाइज कर रहे थे। तो टू ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस, क्या हमें क्या चाहिए? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? हाँ, वेदर आर रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब कि हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस, कि हम एक 100% एब्सोल्यूट गारंटी नहीं दे सकते, हम एक हायर लेवल का एश्योरेंस दे सकते हैं कि चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक है, 80%, 75%, 90% चलिए ठीक है। हो सकता है उसके बावजूद भी कुछ एरर हो सकती हैं, बट ऐसी कोई बड़ी एरर या बड़ा फ्रॉड नहीं होगा जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे मोटा मोटे तौर पे। तो ये मेरा क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस का मीनिंग। हाँ, वेदर स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है? मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है? पहले तो ये पता होना चाहिए। मटेरियल का मतलब कि वो चीजें जो क्या कर सकते हैं, मेरे यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं किसी भी तरह से। सेकेंड, MS का मीनिंग यानी मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मीनिंग कि डिफरेंस बिटवीन रिक्वायर्ड ACPD एंड एक्चुअल ACPD। ACPD बोले तो अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, शॉर्ट फॉर्म इसलिए कि याद रहती है, फुल फॉर्म बाद में आती है उसके। डायरेक्ट फुल फॉर्म याद करो तो बहुत बड़ा हो जाता है याद करने के लिए, शॉर्ट फॉर्म फटाफट याद होने लगती हैं। ठीक है, तो मिस स्टेटमेंट का हो गया। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था इसी के अंदर? कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट देनी है रिटर्न में। हाँ, फॉर फ्रॉड एंड एरर होता है ना, वेदर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, मतलब हाँ वो तो उसी के साथ है, पहले वाले के साथ ही है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा? कि मुझे अपनी रिपोर्ट, रिटर्न रिपोर्ट देनी है मुझे उसके ऊपर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑडिटिंग की, जैसा मुझे बताया गया प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, उस प्रिस्क्राइब्ड मैनर में मुझे अपनी रिपोर्ट देनी है। मुझे अपॉइंट कौन करता है? ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? डिपेंड करता है कि किस टाइप का ऑडिट हो रहा है, यानी कौन ऑडिट करवा रहा है, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या सोल राइटर, उसके हिसाब से, या गवर्नमेंट कंपनी, उसके हिसाब से चीज़ें बदल जाएंगी कौन अपॉइंट कर रहा है। कंपनी के केस में मेंबर अपॉइंट करता है, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स अपॉइंट करते हैं, सोल के केस में इंडिविजुअल अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट कंपनी के केस में CAG। ठीक है, C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है जी, ये बात भी हो जाती है। फिर इसके बाद इसके आगे चल करके हम कहाँ पहुँचते हैं कि हमें अपनी रिपोर्ट सबमिट किसको करनी होती है? जो हमें अपॉइंट कर रहा है। सीधी बात, हमने देखा भाई टू द मेंबर्स को हम क्या करते हैं उसमें मेंशन कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि कुछ वर्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट से, वो देख लेते हैं एक बार। कि प्रैक्टिशनर कौन होता है? जो काइंड ऑफ, जो एक तरीके से जो ऑडिट करने गया उसे हम प्रैक्टिशनर बोल सकते हैं। फिर मेरा सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिस्पॉन्सिबल पार्टी मैनेजमेंट, क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटेंडेड यूजर, यानी जिन लोगों के लिए ऑडिट किया जा रहा है, जो लोग उस पर डिसीजन लेने वाले हैं, उस पर निर्भर होकर के,
ठीक है, ये समझ आता है। उसके आगे फिर क्या चीज़ थी? क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होता है हमारा? लाइक सूटेबल क्राइटेरिया जो होता है, हाँ, जो बेंचमार्क होते हैं, स्टैंडर्ड लॉ गाइडलाइंस जो सब आता है वो इसके अंदर मेरा कवर हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था मेरे पास? एक चीज़ और थी, 3 चीज़ हो गई ना मेरी। एक तो एलिमेंट में पार्टीज वाला हो गया, फिर सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया हो गया, बेंचमार्क हो गया, सूटेबल क्राइटेरिया, देन लास्ट में रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं 5th वाले में। लास्ट ना रिपोर्ट वाला भी था, एक ऑडिट रिपोर्ट वाला, वो सब आया था उसके अंदर। ठीक है, फिर इसके आगे हम चलते हैं। आगे चल के हमने क्या देखा? हाँ, वो फिर लास्ट में साइन जो हमारे होते हैं वो तो, क्योंकि ओपिनियन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा? कहीं ना कहीं ऑप्टेन करने पड़ेंगे एविडेंस। लेकिन एविडेंस कैसे होने चाहिए मेरे? सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट का रिलेशन किससे आ जाता है? क्वांटिटी से। एंड एप्रोप्रिएटनेस का रिलेशन किससे है? क्वालिटी से। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। उसके आगे कहाँ चलते हैं फिर हम लोग? आगे चल के हम कहाँ पहुंचे? हमने मतलब देखा एश्योरेंस का, कि कितना टाइप का एंगेजमेंट हो सकता है। कहीं ना कहीं एक तो एश्योरेंस एंगेजमेंट हो सकता है, एक नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट हो सकता है। एश्योरेंस एंगेजमेंट 2 प्रकार के एश्योरेंस हम दे सकते हैं। एक तो HFI पे, HFI मतलब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, और एक प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। हिस्टोरिकल पर हम कौन कौन सा एश्योरेंस दे सकते हैं? एक तो ऑडिट एश्योरेंस और एक लिमिटेड एश्योरेंस। चार्ट याद आ रहा है ना, वो चार्ट बनाया था, हाँ। फिर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल में हम कौन सा एश्योरेंस दे सकते हैं? उसका कोई नाम नहीं है, नॉर्मली हम एक एश्योरेंस दे देते हैं उसमें कि ठीक है, प्रोजेक्टेड एश्योरेंस दे देते हैं। और नॉन एश्योरेंस में क्या आता है कि रिलेटेड सर्विस आती है, कंपाइलेशन कर दिया, रिटर्न फाइल कर दी, कंसल्टेंसी दी, वो सब उसमें आता है नॉन एश्योरेंस वाली एंगेजमेंट में। हाँ, लेकिन जब हम ऑडिट का एश्योरेंस करते हैं, ऑडिट एश्योरेंस देते हैं, उसमें हमें क्या फॉलो करना पड़ता है? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, एसएस फॉलो करने हैं। वहीं हम लिमिट एश्योरेंस जब देते हैं तो हमें क्या फॉलो करना होता है? SRE, है ना। और जब हम बात करते हैं प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर एश्योरेंस देने की, SAE, वो तो ऐसे ही है ना, तो उस पर SAE, है ना। और जब हम अदर सर्विस में हम बात करते हैं तो क्या फॉलो करना होता है? SRS, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। ठीक है, लेकिन चाहे कुछ भी एंगेजमेंट हो, कोई सी भी एंगेजमेंट फॉलो करो, कोई सी भी एंगेजमेंट करो, सब में क्या जरूरी है? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, SQC सब में होता है, क्योंकि क्वालिटी हर एंगेजमेंट में मैटर करती है आपके। जो आपको कोई भी काम करना है तो सब में आपके क्वालिटी झलकनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके आगे इनका मतलब देखा था, मेनली डिफरेंस वगैरह देखे थे छोटे छोटे से। हाँ, इनहेरेंट लिमिटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इनहेरेंट लिमिटेशन की बात आती है, हम रीजनेबल एश्योरेंस क्यों देते हैं, हम लिमिटेड एश्योरेंस, हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते? दिक्कत क्या है? हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ऑडिट में खुद ही क्या है, कुछ विरासती कमियां हैं, जो विरासत में उसे कुछ लिमिटेशन मिली हुई है। क्या क्या? सबसे पहली नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ही ऐसा है क्योंकि हम उसमें जजमेंट लेते हैं, मैनेजमेंट ने जजमेंट लिया होगा, मैनेजमेंट ने एस्टिमेशन लिया होगा, उसके आधार पे उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करा है। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही 100% करेक्ट नहीं बनी है तो मैं उस पर 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैसे दे दूं? ठीक। सेकंड, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। हमारा ऑडिट का प्रोसीजर इस प्रकार से है कि जिसके अंदर हमें क्या कुछ कमियां हैं, हमारे कुछ लिमिटेशंस आती हैं, या तो वो लिमिटेशन प्रैक्टिकल हो सकती है या वो लीगल हो सकती है। प्रैक्टिकल हो सकती है कि मैं सारी चीजें नहीं चेक कर सकता, नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी के केस में भी काइंड ऑफ, बट लीगली भी नहीं पॉसिबल नहीं है काफी बार मेरे लिए ना। लीगलिटी का एग्जांपल क्या दिया था हमने? याद करो, देख के बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिवाइज करना है तो देख के भी रिवाइज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, कि हम मैनेजमेंट को गर्दन नहीं पकड़ सकते कि निकाल, है डॉक्यूमेंट्स निकाल, इंफॉर्मेशन दे, नहीं। हम क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ हमारे पास कोई फोर्सफुली करने का राइट नहीं है। ठीक है, फिर हम चलते हैं, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग राइट होते हैं, हमारे पास उतने राइट्स नहीं है। और इन्वेस्टिगेशन ऑडिट में से कौन बड़ा है अगर देखा जाए तो? ऑडिट बड़ा है, क्योंकि हमारा स्कोप उसमें ज्यादा है। इन्वेस्टिगेशन हम जिस चीज में फ्रॉड हुआ है या जहां पर फ्रॉड की गुंजाइश है उस वहीं पर हम जाकर क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, बट ऑडिट में हमें बहुत चीजों को एग्जामिन करना होता है। ठीक है जी। फिर 4th पॉइंट क्या है मेरा? टाइमलीनेस। हमारा जो है ना कि हमारे पास टाइम की कमी होती है, इसलिए हम सब कुछ नहीं करते, हम सैम्पलिंग करते हैं, टेस्ट चेकिंग करते हैं। 5th पॉइंट क्या होता है? फ्यूचर इवेंट। कि ऑडिट करने के बाद हो सकता है कोई ऐसी घटना घट जाए कि कंपनी बर्बाद हो जाए या कंपनी बंद हो जाए, तो लोग हमारी गर्दन पकड़ेंगे। अगर हमने एब्सोल्यूट एश्योरेंस दिया कि तुमने कहा था कंपनी तो सालों साल चलेगी, लेकिन कंपनी 4 महीने बाद ही निस्तो नाबूद हो गई, तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाते। ठीक है, ये हो गया। फिर स्कोप में क्या क्या आता है, स्कोप में क्या क्या नहीं आता, वो बेसिक चीज़ें थी, बेनिफिट वगैरह वो हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आज की।
ठीक है, देखो तो बात कुछ ऐसी सी है कि देखो हमने देखा कि हमारे जो ऑडिटर साहब हैं वो ऑडिट करेंगे, ठीक है, ऑडिट करेंगे क्यों? क्योंकि बहुत से लोग उन पर निर्भर हैं, बहुत से अलग अलग टाइप के लोगों का क्या है, विश्वास है कि ऑडिटर ने अगर चेक करा है तो सब कुछ ठीक ही होगा, काइंड ऑफ, है ना। तो हम ऑडिट करने जा रहे हैं, हमें पता है कि ऑडिट क्या होता है, लेकिन दिक्कत क्या है, जब इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है तो कहीं ना कहीं क्या मैं अपना काम एथिकली करना चाहूंगा कि नहीं करना चाहूंगा? है? क्या मैं अपना काम मोरालिटी से करना चाहूंगा, नहीं करना चाहूंगा? मैं चाहूंगा कि मैं ऐसी कोई भी भूल चूक ना करूं जिससे क्या हो, लोगों के डिसीजन गलत हो जाएं और उनको भारी नुकसान चुकाना पड़े। ऐसा मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा कैसे नहीं होगा? कब माना जाएगा कि तुम एथिकल हो? जब मुझे पता होगा कि हाँ मैं ये काम एथिकली कर रहा हूं, तो उसके अंदर क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है ये तो मुझे पता ही नहीं है अभी, कि कब माना जाएगा कि मैं एथिक को फॉलो कर रहा हूं, एथिकल को चीजें अप्लाई कर रहा हूं। तो ये जानने के लिए और ये पता करने के लिए पहले मेरे को क्या पता होना चाहिए कि एथिक्स क्या होते हैं, है ना, और कैसे अप्लाई किए जाते हैं। उसके लिए मुझे चैप्टर 11 पढ़ना पड़ेगा। तो ये सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से रहेगा हमारा कि जो भी कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे कोर्स के दौरान चैप्टरों के जो सीक्वेंस दिया हुआ है आईसीआई ने, उनका यूज बाद में है या मतलब बाद में बताया गया है, बट उनका जो एक्शन प्लान है वो पहले दे दिया गया है किसी चैप्टर में। जब तक हमें उसका मतलब ही नहीं पता होगा तो हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो समझ कैसे पाएंगे? इसलिए हम उस सीक्वेंस में चलेंगे कि जो लिंकेज के साथ होते रहा चीजें। तो कभी कभी हमारा सीक्वेंस आगे पीछे होगा, कभी कभी आईसीआई के हिसाब से होगा, कोई दिक्कत वाली नहीं। इसलिए चैप्टर 1 का सीधा 11 पढ़ना जरूरी है। अभी मुझे पता है कि ऑडिट क्या है, किसके लिए जरूरी है, मुझे इंटेंट का ख्याल रखना है, बट वो ख्याल कैसे रखा जाएगा? कैसे मानूं कि मैं काम एथिकली कर रहा हूं? कैसे भरोसा होगा लोगों को? तो वो लोगों को ये भरोसा दिलाने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि हाँ मैं उन्हें बताऊं देखो मैंने काम ऐसे करा है, आप मुझे विश्वास कर सकते हैं। तो एथिक्स जानना जरूरी है। और साथ साथ इसमें हम यही पढ़ेंगे कि एंगेजमेंट कैसे होती है, यानी ऑडिटर का एंगेजमेंट कैसे होता है, कैसे एग्रीमेंट होता है क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में, किन किन बातों के ऊपर होता है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए एंगेजमेंट लेते समय। तो इसके अंदर में कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, लाइक ऐसे 210 यहाँ पढ़ने को मिलेगा, मुझे ऐसे 220 भी पढ़ने को मिलेगा थोड़ा बहुत, और ऐसे 230 का ओवरव्यू हो सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और एसक्यूसी तो हमें पढ़ने ही साथ साथ ही है, बाकी एथिकली तो है ही हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये चालू करेंगे। तो आओ, तो देखो क्या आ गया ना, ऐसे 210, 220 और एसक्यूसी 1, ये हमें 3 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको छोड़ सकते हैं अभी। हाँ, मुझे एथिक्स का मीनिंग जानना है सबसे पहले तो, कि एथिक्स का मीनिंग क्या होता है। What is the meaning of ethics? आम जिंदगी में एथिक्स का मीनिंग क्या समझते हो तुम नॉर्मली? कि चीजों को सही तरीके से करना, लोगों के साथ धोखा नहीं करना, लोगों को धोखा नहीं देना एक तरीके से, ठीक है। तो कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे तभी तो एथिकली माने जाओगे। कुछ अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए मेरे पास, मेरे कुछ मोरल्स होंगे। और ये क्या होता है, इंटरनली होता है मेनली, तो काफ़ी हद तक कि तुम इंटरनली कितने अच्छे इंसान हो। एथिकल चीज़ें काफ़ी हद तक उस पर डिपेंड होती है। जब हमारा अंदर मन ही काला है तो हम क्या ही कर लेंगे, तो हम तो चाहेंगे ना कि हम दुनिया को लूट लें किसी ना किसी तरीके से, तो वो दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं एथिक्स का मीनिंग ये होता है, बट इट इज़ क्या है, स्टेट ऑफ माइंड बोल दिया इसने। एथिक क्या है, इट इज़ अ मेनली अ स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, कि आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है, आपकी सोच किस प्रकार की है। अब इसको पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ें, ये तो हम पढ़ ही लेंगे, ठीक है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एथिकली तो बनना है, बट हमें प्रोफेशनल एथिक्स का ध्यान रखना है। क्योंकि हम कौन है, हम प्रोफेशनल हैं, तो हमें अपने प्रोफेशनलिज्म में एथिक्स को अप्लाई करना है। एथिक्स का मीनिंग, मोरलिटी का मीनिंग दुनिया की नज़र में हो सकता है कुछ हो, बट प्रोफेशनली अगर खुद को एथिकल प्रूफ करना है तो क्या चीज़ होनी ज़रूरी है। तो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो ज़रूरी है, ठीक है। जैसे द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं क्या, कुछ स्टैंडर्ड, बिहेवियर के लिए स्टैंडर्ड जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट से, लाइक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से। अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद ईच ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो क्या करना है, ईच ऑफ एवरी फंडामेंटल, यानी एक नहीं
2 नहीं, जितने भी फंडामेंटल प्रिंसिपल बताएगा ये 5 बताएगा, 5 होगी, 5 को क्या करना है, अप्लाई करना है। ये नहीं कि मैंने 2 कर लिया, हाँ मैं एथिक हूँ, एथिकल हो गया ना, 5 अप्लाई करोगे तब माना जाएगा कि तुम कुछ हद तक एथिकल काम कर रहे हो अभी तक की नॉलेज के अनुसार। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स आर, क्या क्या है ये 5 चीजें हैं जो कि फंडामेंटली प्रिंसिपल है मेरे। नाम पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या क्या है, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, मतलब सबका देखना है अभी, पहले नाम से फैमिलियर हो जाए थोड़ा सा। इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर 3 हो गए। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड फिर प्रोफेशनल बिहेवियर। अगर मैं एक साथ पढ़ूं तो इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी कॉन्फिडेंशियलिटी 3 तो हो गए, 3 हो गए इति वाले जिनमें लास्ट में इति है। इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी और कॉन्फिडेंशियलिटी 2 हो गए प्रोफेशनल वाले, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। हो गया ना, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो इति वाले हो गए और एक प्रोफेशनल वाले हो गए। तो इति वाले कौन से हो गए, इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड लास्ट प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है, इसकी तुम शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहो शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हो। ठीक है, क्या बना सकते हैं नॉर्मली हम, बहुत सारी बन सकती हैं, बट अभी जो मेरे सामने दिख रही है होते हुए वो मान लेते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, बिहेवियर, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी बन सकते हैं, चाहो तो बना लो, अब जो मर्जी याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस सी 2 बार है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से, और बाकी जो बेसिक है वो तुम देख ही लिया। 2 इति वाले, 3 इति वाले, 2 प्रोफेशनल, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर एंड लास्ट प्रोफेशनल बिहेवियर। कैसे मर्जी याद करो, याद करना है अल्टीमेटली मुझे तो बस ये चीज़ें होनी चाहिए। अब सबका मतलब देखना है कि इंटेग्रिटी कब मानी जाएगी, कब बोलेंगे इंटेग्रिटी है एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट के अंदर। इंटेग्रिटी होने के लिए क्या ज़रूरी है, कुछ बातें अब यहाँ से ध्यान ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अब समझ आएगा कि हम कब माने जाएंगे कि हम फंडामेंटल प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं और हम एथिकल हैं, जब ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को मैं फॉलो करूंगा अच्छे से। तो पहली बात तो क्या, तो पहली बात तो ये, आ जाओ, इंटेग्रिटी के ऊपर चर्चा है मेरी। ओहो, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मीनिंग क्या होता है, जो लिखा है उसे भूल जाओ। आमतौर पे इंटेग्रिटी का मीनिंग क्या समझते हैं, ईमानदार, है ना। अब कोई ईमानदार कब माना जाएगा, कब बोलें कि वो एक सही इंसान है, एक ईमानदार है, जब उसके पास कुछ चीजें होंगी। क्या क्या, देखो, प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद द, देखो शैल लिखा है, लॉ पढ़ के आए हो, शैल और मे का मतलब अच्छे से क्लियर होगा, तो उसने ऊपर बताया ईच एंड एवरी फंडामेंटल प्रिंसिपल अप्लाई करना ही है, ये शैल लिखा है। कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी, हाँ तो ठीक है, कर लेंगे, क्या दिक्कत। अब बताओ इसका मतलब क्या होता है, विच रिक्वायर एन अकाउंटेंट टू बी अ, अब आया ना इंपॉर्टेंट कीवर्ड, ये आंसर में होना चाहिए तुम्हारे। यहां तक तो अपनी इंग्लिश लिख सकते हो, बट जब इंटेग्रिटी को पूछेगा तो आंसर में अकाउंटेंट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, ये होना चाहिए आंसर में, तब नंबर मिलेंगे। ठीक है, कैसा होना चाहिए हमारा प्रोफेशनल अकाउंटेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। अगर उसे लग रहा है कि कुछ गलती है तो बोले कि हाँ भाई ये गलत है, कुछ सही है तो बोले हाँ ये सही है। ठीक है, एंड ऑनेस्ट, ईमानदार, और इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप। ठीक है, इंटेग्रिटी अप्लाई फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस। 4 वर्ड आए मेरे यहाँ पे जो मेरे आंसर का की पार्ट होंगे। पहला, इंटेग्रिटी होने के लिए क्या जरूरी है, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड। आइए स्ट्रेट फॉरवर्ड का मीनिंग क्लियर होगा ना, जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है ना, ज़्यादा तू चपड़ नहीं करता, सीधा ऐसा है हाँ तो है, नहीं है तो नहीं है। तो ऑडिटर को वैसे ही होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा वर्ड क्या था, ऑनेस्ट। फिर और क्या इसके आगे, फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस। ठीक है, लाइक फेयर डीलिंग, फेयर डीलिंग मतलब क्या होता है कि वो कोई भी डीलिंग कर रहा है या कोई भी इंगेजमेंट में आ रहा है तो फेयर रहे, ऐसा ना हो कि अनफेयर हो जाए। वो कहीं पे कुछ ज़्यादा कर रहा है, कहीं पे कुछ कम कर रहा है, या कहीं पे ज़्यादा पैसे ले रहा है, कहीं पे ज़्यादा पैसे के चक्कर में इन्फ्लुएंस कर लिया अपना डिसीजन और अनफेयर हो गया। क्लाइंट ने बोला तुम ऐसा कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, तो ना तो वो ऑनेस्ट रहा ना वो फेयर रहा, तो डीलिंग फेयर नहीं रही। ठीक है, एंड ट्रुथफुलनेस, सत्यवादी, सच सच बोलेगा जो भी कहेगा। 4 वर्ड एक बार फिर से बोलेंगे कि अगर इंटेग्रिटी के बारे में आएगा लिखने को तो क्या होना चाहिए,
अकाउंटेंट शेल, मतलब यहां तक की इंग्लिश अपनी मर्जी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बताना कि अकाउंटेंट को क्या है, इंटीग्रिटी को कंप्लाई करना है इन ऑल हिज प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप। ठीक है, अब क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर? इंटीग्रिटी मींस ही शुड बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, ठीक है, एंड ही शुड इंप्लाई ट्रूथफुल डीलिंग, फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस, ठीक है, इन ऑल हिज बिजनेस रिलेशनशिप एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं। एन अकाउंटेंट शैल नॉट नोइंगली बी एसोसिएट विद द रिपोर्ट। बहुत ही मजेदार बात लिख दी इसने, आज मजा ही आ गया इस पढ़ के। तो देखो, शैल नॉट नोइंगली बी एसोसिएटेड with reports, returns, communication or other information where the accountant believes that the information contain a materially false or misleading statement। यानी क्या कहना चाह रहा है? पहली लाइन क्या है कि अकाउंटेंट यानी ऑडिटर जो है, शैल नॉट नोइंगली, यानी नोइंगली का मतलब क्या है? जानबूझकर, उसे पता है कि यहां पे क्या है, गड़बड़ घोटाला है, उसके बाद भी अगर वो वहां पे जुड़ता है उन लोगों के साथ, तो गलती किसकी है? तो यानी वो सही इंसान नहीं है, वो इंटीग्रिटी का ख्याल नहीं रख रहा है। अगर ऑडिटर को पता है कि यहाँ पे लोचा है, तो वो नहीं जुड़ेगा इनके साथ, ना तो कोई रिपोर्ट के साथ जुड़ेगा उनकी, ना कोई रिटर्न का काम करेगा, ना कोई कम्युनिकेशन रखेगा उनके साथ, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। और सोचो कि इतने लोगों का भरोसा तुम्हारे ऊपर है, और जब पता चलेगा दुनिया को कि यार ये इंसान तो मिला हुआ है गंदे काम करने वाले लोगों के साथ, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा तुम पे? क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस कोर्स पे? क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस आईसीआई पर? क्या इंपैक्ट पड़ेगा? लोगों का तो भरोसा ही उठ जाएगा, विश्वास टूट जाएगा, बहुत दुख होगा, है ना। और जब भरोसा टूटता है तो एक बार इंसान खुद टूट जाता है। तो सोचो, इतनी बड़ी जनता जो है, जो सिर्फ हमारे एक सिग्नेचर के भरोसे अपना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लेती है, और जब उसे पता चलेगा ये आदमी तो खुद ही मिला हुआ है, बताओ कैसा लगेगा? गलत बात है। तो ये वाली बात है। इसलिए क्या होना चाहिए कि जब तुम्हें पता है कि ऐसा कुछ गड़बड़ घोटाला अगर हो रहा है, तो यू शुड नॉट बी इंगेज्ड इन एनी काइंड ऑफ रिटर्न, रिपोर्ट, कम्युनिकेशन। ठीक है, ये वाली बात इसने यहां पे कही है। जो क्या कर रही है, जिनमें क्या है, मैटेरियली फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, यानी मैटेरियल यानी ऐसी चीजें जो डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, जो फॉल्स हैं, गलत है, या मिसलीड कर रही हैं किसी चीज को, है ना। कंटेन स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन, कोई स्टेटमेंट ऐसी मिसलीडिंग या फॉल्स है, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है, प्रोवाइडेड नेग्लिजेंटली और ओमिट और ऑब्सक्योर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वेयर सच ओमिशन ऑफ सिक्योरिटी वुड बी मिसलीडिंग। यानी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी गलती छोड़ दी है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए, जो गलत डायरेक्शन या गलत इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया की नजर में। एक बार इसको रीड करो पूरा सा, पूरा रीड करो, अब इसको दोबारा पढ़ेंगे अभी, ठीक है। हाँ, चलिए पढ़ा, तो एक बार फिर से देखते हैं। तो इंटीग्रिटी के अंदर क्या जरूरी है कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, जिसके अंदर वो क्या ध्यान रखेगा, रिक्वायर एन अकाउंटेंट शुड बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, engage in fair dealing and truthfulness, ठीक है, and he shall not knowingly involve in any activity which are like, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, which are false और misleading, ठीक है, बस सीधी बात है। और किस किस तरीके की निर्णय नहीं हो सकता, एग्जाम्पल दिया, ना रिटर्न होगी, ना रिपोर्ट होगी, ना कोई किस तरह का कम्युनिकेशन होगा, जो फॉल्स और मिसलीड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब इसमें एक वर्ड आ रहा होगा ऑब्सक्योर का, इसका मीनिंग पता है क्या? हाँ, लाइक कह सकते हैं अनक्लियर एक तरीके से चीज़ें हैं, है ना, या कुछ छुपाया जा रहा है, हाँ, ऑब्सक्योर ऐसा कुछ छुपाना, ठीक है, लाइक वो सब चीज़ें आती है इसके अंदर। हाँ, ओके। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग अगर नॉर्मल भाषा में समझे पहले तो, ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग मकसद, वेरी गुड। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्या है, वेरी गुड, तुमने वहाँ से निकाल दिया, मेरा मकसद क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग कुछ भी हो इंग्लिश में, बट ऑडिटिंग में ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग होता है कि आप कितने ज़्यादा अनबाइज्ड हैं,
ये कहाँ से हो गया? यही तो बात है। इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, एक वर्ड के 1000 मतलब हो सकते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग है कि आप अनबायस हैं या नहीं, आप बायस तो नहीं है, ये मतलब ऑब्जेक्टिविटी का, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव होता है, ये ऑब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव होता है मेरा मकसद, ये ऑब्जेक्टिविटी है। तो हल्की सी स्पेलिंग में ट्विस्ट करा, पूरा मतलब चेंज हो गया। होता है, हल्की हल्की स्पेलिंग चेंज करके कितनी चीज़ें बदल जाती हैं। स्वीट माने मिठाई, स्पेलिंग में ई की जगह ए लगा दो, स्वेट बन जाएगा, है ना। वही स्वेट इक्विटी शेयर बन जाते हैं फिर वही। तो इंग्लिश वेरी फनी लैंग्वेज, है ना, हल्का हल्का ट्विस्ट करके चीज़ें गेम बदल जाती हैं। बैड और बैड, कितना सा फर्क है, बोलने का मतलब भी सेम ही है, समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं, तो वाली बात है। तो इंग्लिश वेरी फनी लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट मकसद, ऑब्जेक्टिविटी इज यू आर अनबाइज्ड, ठीक है। आओ अब देखते हैं एक बार। द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स एन ऑडिटर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट, कि भाई कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा जो ऑडिटर है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा अपनी प्रोफेशनल जजमेंट से, बिकॉज ऑफ बायस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर, ठीक है। भाई मैं अडिग हूं, कुछ भी हो जाए आप मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, मेरा माइंड इतना स्ट्रांग है, चाहे आप मुझे कितना ही लालच दो, चाहे आप मुझे कितना ही डराओ धमकाओ, मैं वही करूंगा जो सही है, मैं बायस नहीं होऊंगा आपकी तरफ। आप मुझे कह रहे हैं कि सर इसको जरा देख लो, यहाँ पे गड़बड़ है, लेकिन आप इसको साइन कर दो और थोड़ा सा छुपा दो कुछ चीजें, हम आपको एक फ्लैट आपके नाम कर देंगे, हमको गुड़गांव का एक फ्लैट दे देंगे मस्त 100 एकड़ का, क्या कर दोगे? हाँ अरे फंडामेंटल प्रिंसिपल चले तुमने वायलेट कर दिए, नहीं, थ्योरी के एस्पेक्ट से हम जो पढ़ रहे हैं हमें नहीं करना है ऐसा, लेकिन हाँ ऐसे नहीं करना है, ये पढ़ना है। रियलिटी में यही होगा, है ना, कि तुम्हें कुछ मिलेगा, तुम्हें कुछ दिया जाएगा, तुम्हें इन्फ्लुएंस किया जाएगा, तुम इन्फ्लुएंस होगे, नहीं होगे इन्फ्लुएंस तो वो कहेगा ठीक है तुम नहीं करा तो मैं किसी और से करवाता हूँ, जो लालची होगा उसको पैसे देगा वो करेगा। तो जब किसी और को करवाना ही है तो मैं अपना क्लाइंट क्यों मारूं, मेरा पैसा भी जा रहा वो जा रहा, तो वो ठीक है, वो बातें ठीक है कैमरे पे नहीं बोलनी चाहिए, गंदी बात लगती है, बट रियलिटी, हार्श रियलिटी, कड़वा सच यही है, बिटर ट्रुथ। अच्छा नहीं, ऐसे थोड़ी तो मान लेगा, लाइबिलिटी थोड़ी खत्म हो जाएगी तुम्हारी कि देखा जाए किसने ऑडिट किया था उस समय, है ना। तो अनलेस जब तक कोई बड़ा फ्रॉड प्रूफ ना हो जाए, और सीए को इंगेज करना और ये प्रूफ करना कि सीए मिला हुआ है वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, वो प्रूफ करना बहुत जिम्मेदारी का काम हो जाता है, वो डिपेंड करता है फ्रॉड का या उस चीज का इम्पैक्ट कितना बड़ा है, कितना गहरा है, क्योंकि कोई भी जो सजा दी जाती है वो ऐसे नहीं है कि इतना है तो इतना हो गया, उसमें देखा जाता है कि उसमें नुकसान कितना हुआ है, उसके आधार पे वो चीज़ों का होता है ना, ये चीज़ होती है। तो देखा जाएगा कि कितने लोगों को नुकसान हुआ, उसका इम्पैक्ट कितना था इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, फिर उसके आधार पे दिया जाएगा। अगर प्रूफ हो गया कि तुमने जानबूझ के करा है तो, बट तुम्हारी तो पहली लाइन यही होती है कि द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट टू मी एंड आई एम प्रोवाइडिंग अ रीजनेबल एश्योरेंस, बस। तो बस गेम ही खत्म हो गया। बाकी हाँ, जो बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं वहाँ पे फिर देखा जाता है कि भाई तुमने कैसे निकाले, तो तुम्हारी या तो नेग्लिजेंस है या तुम जानबूझ के करा है, तो ये सत्यम स्कैम हो गया, हर्षद मेहता स्कैम हो गया, तो बड़े फ्रॉड जो होते हैं ना वहाँ पे फिर वहाँ धरे जाते हैं। फिर तो छोटे मोटे फ्रॉड में 50-100 करोड़ के फ्रॉड में तो कुछ नहीं पकड़ रहा था ना कोई, ठीक है, 10, 50, 20, 25 करोड़ का फ्रॉड तो हाँ ठीक है हो गया, क्या दिक्कत है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, तो मैनेजमेंट की गलती है, हाँ तो इतना तो तुम निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन नहीं निकालना, हम ऑब्जेक्टिव देखो, पर फंडामेंटल प्रिंसिपल रहे, तुमने पहली वाइट करवा दिया, अभी तो दूसरे दो ही पढ़े हैं दोबारा से। हमारा क्या ऑब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव डिमांड क्या होती है, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें कोई कितना भी लालच दे, चाहे हमें कोई कितना भी इन्फ्लुएंस करे, नहीं, नो मीन्स नो, ठीक है, हाँ, बिकॉज ऑफ ना तो बायसनेस की वजह से हम ये नहीं करेंगे कि यार अपना भाई है, अपने दोस्त की कंपनी ऑडिट करने आया है तो ठीक है थोड़ा देख लेते हैं, नहीं, घर का ऑडिट कर रहे हो अगर, वैसे तो कर नहीं सकते, नॉट अलाउड, बट फिर भी मान लो कि अगर 1% चांस अगर तुम छुपा के कर रहे हो तो उसमें भी तुम बायस नहीं हो सकते, नहीं होना चाहिए, ठीक है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट कर रहा है आपस में तब भी नहीं होगा, लाइक कुछ पैसा दे दे तुम्हें या कह दे कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाएगा तो कर लो, नहीं, नो मीन्स नो। या कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस,
दबाव डाला जा रहा है, तुम्हें प्रभाव डाला जा रहा है कि नहीं भाई करो, नहीं तो देख लो क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर के आगे 4 बाउंसर लगा देंगे, आओगे जाओगे हमेशा तुम्हारे ऊपर निगरानी रखेंगे, पीछा करेंगे तुम्हारा। अनडू इन्फ्लुएंस किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, हम नहीं डरने वाले, ठीक है। नो मीन्स नो कह दिया पहले ही। इट रिक्वायर्स दैट अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल नॉट अंडरटेक अ प्रोफेशनल एक्टिविटी इन इफ अ सर्कमस्टांस और रिलेशनशिप अनड्यूली इन्फ्लुएंस। तो क्या करेगा हमारा जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, वो ऐसे एक्टिविटी को लेगा ही नहीं जहां पर वो अनड्यूली इन्फ्लुएंस हो रहा है या हो सकता है। द अकाउंटेंट्स प्रोफेशनल जजमेंट रिगार्डिंग दैट एक्टिविटी, ठीक है। ऐसा एक रियलिटी में भी हुआ था कि जो डिलॉइट है, डिलॉइट का तो नाम पता ही होगा ना, बिग 4 हमारी नंबर 1, तो उसने बायजू को ऑडिट करने से साफ मना कर दिया। सुना था ना, केस हुआ था अभी, बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं हम नहीं कर सकते। रीजन कुछ भी रहा हो कि अब तुम चाहते हो लास्ट टाइम पर आए हो करवाने के लिए कि टाइम नहीं और हम कैसे कर दे, नहीं गलत बात, नहीं हमें नहीं लग रहा सही, हम नहीं ऑब्जेक्टिविटी रह पाएंगे या हम इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे, इंटीग्रिटी हार्म हो रही है तो हमें नहीं करना, आप किसी और से करवा लो। क्लियर? अब वो अलग बात है, लेकिन जो पहले न्यूज़ आई थी वो तो यही था ना कि हाँ ठीक है, हाँ हम तो अभी उसकी बात कर रहे हैं कि मना कर सकते हैं, ऐसा जबरदस्ती नहीं कि अगर अनडू इन्फ्लुएंस हो रहा है तो करना ही करना है, नहीं, तुम्हारे ऊपर ना कहने का अधिकार पूरा पूरा है। और इस दुनिया में वही इंसान सक्सेसफुल और खुश है जिसको ना कहना आता है, जो हर चीज़ में हाँ कहता है वो तो वैसे जीवन में परेशान है, ठीक है। तो खैर हमने 2 पॉइंट पढ़े पहले, इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी। इंटेग्रिटी में क्या क्या चीज़ होनी जरूरी है? स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट, एंड उसके बाद 2 वर्ड और निकल के आते हैं, फेयर डीलिंग और ट्रूथफुलनेस, ठीक है, वेरी गुड। और हमारा ऑडिटर किसी भी प्रकार से वहां पे अगर उसे पता है कि यहाँ पे कुछ फ्रॉड है या फॉल्स मिसलीडिंग स्टेटमेंट है और उसे पता है नोइंगली, वो इंगेज नहीं होगा उस एक्टिविटी में, वेदर ड्यू बाय रिपोर्ट, रिटर्न कम्युनिकेशन, अगर वहाँ पे किसी प्रकार का फॉल्स मिस स्टेटमेंट या फ्रॉड है तो। ऑब्जेक्टिविटी में क्या सीखा हमने कि हमारा जो ऑडिटर है वो अपने प्रोफेशनल जजमेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वेदर ड्यू टू बायसनेस या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी भी प्रकार से वो ना कह सकता है अगर उसका ये चीजें हार्म हो रही हैं तो। वेरी गुड। 3rd पॉइंट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। चलो पहले इति वाले पॉइंट पढ़ लेते हैं ना, पहले इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। हाँ ठीक है, अब कॉन्फिडेंशियलिटी देख लेते हैं पहले। कॉन्फिडेंशियलिटी का मीनिंग नॉर्मली क्या समझते हो? कॉन्फिडेंशियलिटी का मीनिंग सीक्रेसी है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी तुम आर्टिकलशिप करोगे, कंपनी के पास जाओगे, क्लाइंट्स के पास जाओगे। अब मजे की बात यह है कि जब आर्टिकलशिप कर रहे होते हैं तो बेस्ट टाइम होता है बिजनेस को समझने का, और उस आर्टिकलशिप के दौरान तुम अलग अलग टाइप के बिजनेस को समझ सकते हो, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स होंगे। किसी का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस होगा, किसी का फार्मेसी का होगा, किसी का कपड़ों का होगा, किसी का किसी और चीज़ का होगा, लाइक ट्रांसपोर्ट का होगा, मैनी टाइप ऑफ बिजनेस हो सकते हैं। तो तुम अलग अलग टाइप के बिजनेस को समझ सकते हो उस दौरान। और क्या समझ सकते हो? क्योंकि तुम्हारे पास बेस्ट मौका है और क्लाइंट से तुम डायरेक्टली पूछोगे कि कहाँ से परचेज करते हो इसका रॉ मटेरियल, किसको बेचते हो, कितने पे खरीदते हो, कितने पे बेचते हो, कितने का प्रॉफिट मार्जिन कमा लेते हो, कैसे क्लाइंट्स पकड़ते हो तुम अपने, कैसे सेल्स करते हो, कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करते हो। तो जितनी बिजनेस की नॉलेज तुम ले सकते हो आर्टिकलशिप के दौरान ले सकते हो, नहीं ले सकते? ऑडिट के लिए जाओगे, उसका काम करोगे कंपनी का, तो तुम्हें खुद बताएगा, सब कुछ बता देगा, पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रख देगा बिजनेस का अपने। सोच के देखो, तुम्हारे पास बहुत सही है, तुम्हें नॉलेज मिल रही है कि कैसे बिजनेस किया जाता है। अरे हाँ ऐसे कर सकते हैं ना, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस है जो सक्सेसफुल बिजनेस रन हो रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं वो ऐसा जो हमें नहीं पता था, अब तुम सीखोगे वहां पे, अब तुम्हें उनकी सारी नॉलेज है, ठीक है। अब देखो तुम क्या कर सकते हो, अब तुम्हारे पास उसका बैंक स्टेटमेंट का खाता नंबर तक है, उसका IFSC कोड, सब कुछ है तुम्हारे पास, ठीक है। एवरी डिटेल है बिजनेस की, सब कुछ पता है तुम उसके बारे में कि कौन क्लाइंट है, कहाँ रहता है, किसको बेचता है, कहाँ से खरीदता है, कितने में खरीदता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है ना, तो सब है तुम्हारे पास, पूरी डिटेल है, एक एक पता है कि किसको कितनी सैलरी देता है, तुम्हें पता है कि वो किस एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी देता है और किस एम्प्लॉय को कम सैलरी देता है, और काम किससे ज़्यादा करवाता है और कम काम किससे कम करवाता है। तो तुम पूरी बिजनेस की इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, अब यानी उसकी गुद्दी तुम्हारे हाथ में है। अब तुम क्या करोगे? देखा क्या करोगे? अब तुम उसके कंप्यूटर के पास जाओगे, तुमने खुद बोला, कंप्यूटर को पकड़ेंगे और कहेंगे देख मैं ऐसी इंफॉर्मेशन लाया हूं ना कि तू इससे आगे निकल सकता है, मुझे पता है ये क्या करता है, ये कैसे सक्सेसफुल बन रहा है,
कि कैसे ये कहाँ से सामान खरीद रहा है, कहाँ सामान बेच रहा है, कैसे एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, क्या चीजें कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, सब मुझे पता है। पूरी इनसाइडर ट्रेड, इनसाइडर इंफॉर्मेशन है मेरे पास। बता कितने में बेचूं, पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, गलत बात है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी यही सिखाता है कि हमारे पास क्लाइंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा नॉलेज होगी अच्छे से, उसका आधार नंबर तक तुम्हारे पास होगा, कहीं ना कहीं सब कुछ होगा, तो सारी डिटेल सीक्रेट तुम्हारे पास है, तो तुम्हें उसे ऐसे फैला नहीं देना है कि हाँ सुनो सुनो दुनिया के लोगों, है कोई खबर आया है, खबर लेकर के आया हूं, हजरात 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 है, नहीं वो नहीं करना है, ठीक है। तो अपने पास संभाल के रखनी है डिटेल, किसे नहीं बतानी है किसी को भी, ठीक है। तो चले गए फिर हजरात हजरात हजरात, हाँ जी धुआं धुआं हो जाएगा पूरा शहर, है पूरा चलेगा रामाधीर की तुमने सारी सीक्रेसी खोल दी, नहीं नहीं, ठीक है। तो सरदार खान नहीं बनना, ठीक है। खैर समझ आया कॉन्फिडेंशियलिटी का मीनिंग। अब तुमने बताया कॉन्फिडेंशियलिटी मीनिंग सीक्रेसी, होता वही है, लेकिन एग्जाम में सीक्रेसी नहीं लिखना मेरे को। एग्जाम में बहुत आसान चीज लिखनी है, अगर वो कॉन्फिडेंशियलिटी पूछ रहा है तो मुझे क्या लिखना है, देखो बड़ा मजा आ जाएगा तुम्हें सुन के। कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल रिक्वायर अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू रिस्पेक्ट, तो फालतू की चीज है, रिक्वायर्ड टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन acquired the result of professional और बिजनेस रिलेशनशिप। यानी कॉन्फिडेंशियलिटी मींस क्या, क्या मीनिंग है कि रिस्पेक्ट करो कॉन्फिडेंशियलिटी की, हाँ बस ये लिखना है। कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको रिस्पेक्ट करनी है कॉन्फिडेंशियलिटी की, ये कहता है, ठीक है। किसकी, बिजनेस की, जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है ड्यूरिंग द वर्क, ओके ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी सर्व्स द पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि भाई जनहित के लिए है ना, ये तो कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। Because it facilitates the free flow of information from a professional accountant's client or employee organization to the accountant with the understanding that information will not be disclosed to a third party, है ना। तो कोई फ्री फ्लो है इंफॉर्मेशन का, वो बड़ा भरोसा करके तुम तक खबर पहुंचा रहा है, और तुम कहीं ऐसे दुनिया जहान में ढोल पीट दो, है? तो वो नहीं करना। तो क्या कभी भी हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते क्लाइंट की किसी को? अगर हमारे पास सरकार आ जाए, गवर्नमेंट आ जाए और वो कहे कि आपका ये क्लाइंट है, इन कामों में उलझा हुआ है, तो हमें इससे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तुम क्या कहोगे? सॉरी नहीं दे सकते। नहीं, तुम ये कहोगे ना, अभी तक की नॉलेज के हिसाब से कौन सीक्रेसी रखनी है, तो तुम क्या कहोगे? सॉरी, गलत बात, चले जाओ यहां से, मैं नहीं बताऊंगा। तुम चलो जाओगे, हैं कुछ भी हो जाए मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन गलत, ऐसा नहीं कर सकते, सरकार के साथ नहीं खेल सकते, है ना, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ नहीं खेल सकते, तो उसको तो बताना पड़ेगा। अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो बताना पड़ेगा। या फिर तुम्हारे पास फोन आया, बैंक का फोन आया कि सर आपका ये जो क्लाइंट है, इनसे नंबर मिला है आपका, और इनको 10 करोड़ का लोन लेना है, तो कुछ बेसिक डिटेल चाहिए, वो आप बता दो। तुमने मना कर दिया, तुमने कहा मैं नहीं बताऊंगा। तो फोन रख बाबूराव, ठीक है, तुमने फोन रखवा दिया। अब उधर से फिर बैंक वाले ने क्लाइंट को फोन करा तुम्हारे कि सर आपका लोन हो गया रिजेक्ट, सॉरी हम आपको लोन नहीं दे सकते क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, आपके सी ने बताया ही नहीं। अब क्लाइंट का फोन आया तुम्हारे पास कि भाई क्या कर रहे हो, लोन चाहिए था मेरे को, तुमने दिया क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन? तो या तो लॉ ने बोल दिया तब दे सकते हैं, या अगर क्लाइंट खुद बोल दे कि भाई मेरी इंफॉर्मेशन बता दो इन्हें, तो बता देनी है। ऐसा नहीं कि नहीं अब तो कुछ भी हो जाए, हाँ प्रिंसिपल पढ़ के आया हूं मैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो एक बार ये सेकंड पैरा पढ़ना जरा, क्या लिखा है इसके अंदर, ऐसी कुछ बातें लिखी हैं? हैं? एक मिनट, हाँ ठीक है, क्या लिखा है एक बार मेरे साथ पढ़ लो एक बार। हाउएवर, अभी तो ऊपर क्या पढ़ा कि हम थर्ड पार्टी को इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते अपने क्लाइंट की, बट हाउएवर, हालांकि सच कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मे बी डिस्क्लोज की जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ,
और व्हेन इट इज परमिटेड बाय लॉ एंड इज ऑथराइज्ड बाय द क्लाइंट और एम्प्लॉयर, ठीक है। और देयर इज अ प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज व्हेन नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जहाँ पे कानून ने मना नहीं करा और क्लाइंट ने बोल दिया कि आपको ये काम यहाँ पे डिस्क्लोज कर दो यार, कैसे मत करो मेरे साथ ऐसा, तो ये करना है। तो 3 पॉइंट पढ़े मैंने अभी इति वाले, क्या क्या, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉन्फिडेंस। तीनों के बारे में एक बार मुझे दोबारा बता दो। इंटेग्रिटी में पहला वर्ड, क्योंकि वो वर्ड आंसर में होंगे तभी नंबर मिलेंगे, अगर एक वर्ड भी गायब हो तो नंबर कट जाएंगे। फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, फेयर डीलिंग, ट्रूथफुलनेस, ये होना चाहिए। और फिर इसके बाद इफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, हाँ, इफ देयर इज अ नोइंगली ही शुड, क्योंकि नहीं पता तो अलग बात है, क्लाइंट ने मुझे बताया नहीं और मैं जानता भी नहीं था कि उनके बारे में कुछ गड़बड़ है। जब मुझे पता है कि यहाँ पे गड़बड़ चल रहा है मामला, तो मैं क्यों इंगेज हूँ भाई इनके साथ, तो गलत बात है ना। तो ही शुड नॉट नोइंगली इंगेज इन एनी काइंड ऑफ इंगेजमेंट वेदर फॉर रिपोर्ट, रिटर्न, कम्युनिकेशन, ठीक है, जहां पर फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट हो सकती है। फिर ऑब्जेक्टिविटी में देखा कि हम अपना प्रोफेशनल जजमेंट को क्या करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज वर्ड लिखा है वहां पे तो कॉम्प्रोमाइज वर्ड ही लिखना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे चाहे कैसे भी हो, रीजन, बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, कुछ भी हो जाए। और अभी क्या देखा हमने, कॉन्फिडेंशियलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब कि कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर क्या है कि हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की, पहली बात तो, और इसका मतलब हमें पता होना चाहिए क्या होता है, सीक्रेसी, ये हो गया। हम थर्ड पार्टी को अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, बट हाउएवर कर सकते हैं। कब, ये एमसीक्यू बन सकता है कि नॉर्मल केस स्टडी दे देगा कि क्लाइंट को इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट कब कब कर सकते हैं, 4 ऑप्शन होंगे, एक में होगा कि नहीं कर सकते बिकॉज डू ऑब्जेक्टिव कॉन्फिडेंशियल प्रिंसिपल, तो पूरी तरह से गलत हो गया, बट बाकी 3 तो होंगे ना मेरे पास कि कहाँ पे कर सकते हैं, इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ, और या फिर क्लाइंट नहीं बोल दिया और यहाँ पे प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है। तो ये सारी बातें मेरे को याद रखें, क्लियर है ना, ओके। अब एक 5th पॉइंट देख लेते हैं पहले, फिर वो उसके बाद ऊपर चलेंगे। अभी प्रोफेशनल बिहेवियर, 2 वर्ड है यहाँ पे, एक तो बिहेवियर और एक प्रोफेशनल, ठीक है। हाँ, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल का मीनिंग क्या होता है कि अब तुम एक प्रोफेशनल कोर्स में हो, एक प्रोफेशनल जर्नी में हो, और जब सीए कंप्लीट हो जाएगा तो एक प्रोफेशनल बन जाओगे कहीं ना कहीं, है ना। तो तुम्हारे बिहेवियर में झलकना चाहिए कि तुम क्या हो, प्रोफेशनल हो। अब अच्छा थोड़ी लगेगा तुम सीए बनने के बाद दुनिया जहां में कूल जरूर हरकतें पाए जा रहे हो, है? कि बस चले गए रास्ते में, अरे टिकटॉक बनाते हुए, इट्स अ प्रोफेशनल बिहेवियर। तुम क्लाइंट प्लेस पे बैठे हो, अरे 1 मिनट रुकना, चालू हो गए कुछ भी जो भी चल रहा होगा ट्रेंड में उस समय, बस टिकटॉक, ये टिकटॉक तो बैन है, रील बना रहे हैं, चलो अपने इंडिया में टिकटॉक तो बैन है ना, तो रील, अरे सर 1 मिनट, मैं यहाँ ऑडिट करने आया हूँ, आज मेरा पहला दिन है, 1 मिनट अपडेट तो कर दूं मैं अपने फॉलोअर को, हेलो गाइस, व्लॉग चल रहा है, हेलो गाइस आज मैं अपने पहले ऑडिट पे आया हूँ, देखिए कैसे ऑडिट करते हैं। वो कॉन्फिडेंशियलिटी तुमने पूरी पब्लिक कर दी पहले तो, है, एक तो प्रोफेशनल बिहेवियर खराब करा तुमने, और पूरा तुमने कॉन्फिडेंशियलिटी की धज्जियां उड़ा दी। तुम बता रहे हो देखो ये इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हेलो गाइस ये देखिए ये सेल्स है इनकी, अब मैं चेक करने जा रहा हूँ, है लो, तो इट्स नॉट अ प्रोफेशनल बिहेवियर ना। एक प्रोफेशनल बिहेवियर एक होता है कि प्रोफेशनली लगना चाहिए भाई, दमदार है। तो अब यहाँ पे क्या होता है किस तरीके से, इट रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू कंप्लाई विद द रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन, कि हमारे लिए जो लॉ और रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, रेलिवेंट जो है वो हमें कंप्लाई करने फॉलो करने पड़ेंगे। एंड अवॉइड एनी कंडक्ट, हम ऐसे किसी कामों में नहीं उलझेंगे दैट अकाउंटेंट नोज और शुड नो माइट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन, जो हमारे प्रोफेशन को भी क्या करे, डाउनग्रेड करे। एक तो पहले खुद की इमेज तो खराब होगी, प्लस सीए की इमेज खराब होगी, सीए वर्ल्ड की इमेज खराब होगी, उसके बाद इंस्टीट्यूट की इमेज भी खराब होगी। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से ऐसे कोड ऑफ एथिक्स बनाए गए हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो कोड ऑफ एथिक्स जनरली जो मेजर हैं, तो मैं फाइनल में जाके पढ़ने को मिलेंगे, बहुत सारे क्लॉजेज हैं उसके अंदर, अलग अलग शेड्यूल के अंदर, 2 शेड्यूल के अंदर हैं, तो वो नहीं पढ़ने में फिलहाल तो, बट मोटा मोटा इतना तो बताओ कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो रूल्स हैं मेरे को फॉलो करने हैं, कि मैं कुछ काम नहीं कर सकता, कि मैं अपना काम ईमानदारी से ही नहीं कर रहा हूँ, मैं नेग्लिजेंटली, हाँ मैं काम करना ठीक है, ऊपर से देख लिया मैंने, नहीं, वो गलत बात है ना। बहुत सारे क्लॉज में बताया गया अलग अलग चीज़ें, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ज़बरदस्ती लोगों से लड़ाई करते फिर रहा हूँ, नहीं, वो तक लिखा है कि वो भी तुम्हारे मिसकंडक्ट का पार्ट हो जाता है।
हाँ, वो सब अदर मिसकंडक्ट के अंदर बताया कि FIR अब हो गई तो अलग बात है, बट नॉर्मली लिखा गया कि ये भी मिसकंडक्ट का पार्ट होता है कि तुम अपने गाली गलौच नहीं कर सकते पब्लिकली, तो क्योंकि लोगों को पता चलेगा ना कि ये CA है, अच्छा CA ऐसे होते हैं क्या, अरे हट हमें नहीं करना या हमें नहीं कराना किसी को CA। तो इतना प्रोटेक्ट करके रखा गया है कि तुम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। हालांकि वो तो तब होगा ना जब इंस्टीट्यूट की बात पहुंचेगी, अगर इंस्टीट्यूट में बात पहुंच जाएगी तब तुम्हारा मेंबरशिप नंबर कैंसिल हो सकता है, ये हो सकता है वो हो सकता है, तब की बात अलग है, बट पहुंचेगा ही नहीं, बताएगा कौन, तो वही जो पकड़ा गया है ना, क्रिमिनल वही जिसका प्रूफ हो गया, तो वो वाली बात है। बट उन्होंने तो अपने हिसाब से लॉज रेगुलेशन गाइडलाइन दी हुई है कि भाई ये करना है, ये नहीं करना, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, इस पर इतनी पेनल्टी लगेगी, ये करोगे तो पकड़े गए तो ये सही इतना, ये कि मानो तुम्हें CA बने हुआ है 1 साल, तुम एसोसिएट अभी मेंबर हो, ACA होता है ना जो नए नए बनते हैं, लेकिन तुम हम लोग को बता रहे हो कि तुम FC हो, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो वो भी क्या है, एक गलत बात है, वो भी तुम्हारा कि तुम झूठ बोल रहे हो लोगों से, तो ये भी एक सही बात नहीं है, प्रोफेशनल बिहेवियर में नहीं आएगा, ये भी गलत चीज कर रहे हो। A professional accountant shall not knowingly engage in any employment, occupation or activity that impair or might impair the integrity। किसी भी तरीके की रेपुटेशन पे खतरा है प्रोफेशन की। मानो कि अगर ऐसा हो कि तुम किसी फ्रॉड में पाए जाते हो, इतना भरोसा है लोगों को हमारे ऊपर, है ना, कि चलो भाई CA ने कराया, मोदी जी भी बोलते हैं कि CA के सिग्नेचर की बात के बारे में, तो वो सब चीज़ें हैं। उसके बाद अगर लोगों में खबर पहुंचेगी अरे ये तो धोखेबाज लोग हैं, हर जगह चोरी करते हुए पाए जाते हैं, हर चोरी में इनका हाथ होता है, बिना इनका चोरी हो ही नहीं सकती, ये चोरी करते हैं, फ्रॉड करवाते हैं, ये इन लोगों से मिले हुए हैं बुरे लोगों के साथ, तो भरोसा, इमेज खराब, खुद की भी CA प्रोफेशन की भी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोफेशनली बिहेव करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो वो सब देखो तो क्या होगा, इंपेयर करेगा माइट और इंपेयर द इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिव और गुड रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन, एंड एज अ रिजल्ट वुड बी इनकम्पैटिबल विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल। मतलब वो सारे हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल जो इनकम्पैटिबल होंगे, वैसी हरकतें हमें नहीं करनी किसी प्रकार से। ओके, ऊपर एक पॉइंट था मेरा, कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। इसका मतलब क्या होता है, पहले कॉम्पिटेंस का मीनिंग क्या समझो, कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पूरा मतलब बता दो क्या होता है। नॉलेज होनी चाहिए उस चीज के बारे में, तुम ऐसा कह रहे हो, ओके, और क्या, ड्यू केयर का नहीं पता, ओके। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की जब बात होती है तो बात होती है नॉलेज की, ठीक है। एंड ड्यू केयर का मतलब क्या होता है, नॉर्मली जब भी कोई तुम सामान खरीदते हो या उसमें कोई लिखा नहीं होता कि हैंडल्ड विद केयर, क्या मतलब है उसका, संभाल के रखना, लाइक केयरफुली करना ना, हाँ, तो लाइक केयरफुली, ऐसा नेग्लिजेंट होकर के नहीं, लापरवाह होकर के काम नहीं करना है, केयरफुली काम करना है, वो सब चीज़ें कही है। तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर, यहाँ तो कुछ नहीं है, रिपीटिशन है ऑफ हेडिंग, ठीक है। विच रिक्वायर, हाँ अब इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, विच रिक्वायर एन अकाउंटेंट टू अटेन and maintain professional knowledge and skill at the level required to ensure that a client or employing organization receiving competent professional service। ठीक है, मेन बात क्या है यहाँ पे, क्या करना चाहिए हमारे बेचारे अकाउंटेंट को, अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज। अटेन एंड मेंटेन का मीनिंग क्या है, पहले अटेन, अटेन मतलब कि एक्वायर करना, है ना, कि नॉलेज को एक्वायर करते रहना और फिर उसको मेंटेन करके रखना, कि बनाए रखना, अपडेट रहना, क्योंकि अब तुमने जो पढ़ लिया, अब क्या चीज़ें बदलेंगी नहीं आगे जा करके, वैसे ही अमेंडमेंट आती है, मुझे तो पता ही अमेंडमेंट के बारे में हमसे अच्छा कौन जान सकता है ना। फिर उसके बाद क्या आता है, एनवायरमेंट ना डायनामिक है, चेंजेस होते रहते हैं, कभी टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, कभी लीगल चेंज हो रहा है, कभी कुछ चेंज हो रहा है, कभी पॉलिटिकल चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से बिजनेस में चेंज होंगे, उसके हिसाब से पॉलिसी एंड प्रोसीजर में चेंज होगा, तो मुझे अपडेट रहना पड़ेगा, नहीं रहना पड़ेगा, बिल्कुल रहना पड़ेगा। तो अपडेट रहना भी जरूरी है और अटेन नॉलेज तो करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा जो पुराने CA बने हैं आज से 25 साल पहले और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आज प्रैक्टिस कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो बहुत पुराना पड़ा होगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिलीट भी हो गई हैं आज के, और इतना चेंज होने के बाद एनवायरनमेंट में आज उनकी वैल्यू खत्म हो गई काफ़ी चीज़ों की, है ना। तो फिर वो कैसे आज भी प्रैक्टिस में काम कर पा रहे हैं अच्छे से, मेंटेन, अपडेटेड रहे हैं ना वो, कि जो चेंज होता रहा उसको अपने साथ अपडेट करते रहे, एक्वायर करते रहे, मिलाते चले गए,
उसको साइमल्टेनियसली क्या करते गए, अपग्रेड करते चले गए चीज़ों को, तब जाकर के क्या हुआ, तब जाकर के वो आज भी काम कर पा रहे हैं। तो क्या करना है, एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को क्या करना है कि मुझे नॉलेज को एक्वायर करना है, प्लस मुझे उसको अपडेट भी रखना है। ये मेरा मेन काम होता, ठीक है। वरना ऐसा नहीं होगा कि तुमने इंटर में इतनी ही ऑडिट पढ़ी है और तुम गए क्लाइंट प्लेस पे ऑडिट करने के लिए, ऑब्वियसली तुम वहाँ कह रहे हो कि नहीं ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं कर सकता ये काम, मैंने तो ऑडिट करा ही है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, मेरे कोर्स में था ही नहीं, बाद में चेंज हो गया तो क्या करें, अब मेरी गलती थोड़ी है, मुझे पढ़ाई नहीं गया इसी ने, मैं नहीं कर रहा ये काम। ऐसे कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हें जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। इसलिए एक सीए स्टूडेंट ऐसा होता है जिसकी स्टूडेंट लाइफ कभी खत्म नहीं होती, चाहे तुम किसी भी फील्ड में रहो, वेदर यू डू प्रैक्टिस, इफ यू डूइंग टीचिंग या जॉब कर रहे हो तो अपडेट तो रहना पड़ेगा। जॉब में तो फिर भी एक बार को चलो चल जाता है, बट अगर प्रैक्टिस कर रहे हो या किसी टीचिंग फील्ड में हो तो तुम्हें डेली ही पढ़ना पड़ता है, तुम्हारी पढ़ाई कभी खत्म होती ही नहीं है। और हमारा आईसीआई भी अपडेट रखने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें करवाता है, लाइक एक प्रोग्राम होता है आईसीआई का CPRs का, तुमने अगर सुना हो तो पता चल जाएगा। जनरली मेंबर्स के लिए होता है कि जो चीज़ चेंज हो रही है एनवायरनमेंट में उसके बारे में सेमिनार वेबिनार होती है, वहाँ पर सारे मेंबर्स वगैरह जाते हैं तो और जाकर के वो बताते हैं कि क्या चेंज हुआ है मार्केट में, उसके हिसाब से कैसी चीज़ों को बदलना है। तो आईसीआई खुद प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाता है। तो और मैंडेटरी होता है कि आपको इतने CPR कंप्लीट करने हैं 1 साल के अंदर, तो वो उससे क्या होगा, आपको नॉलेज मिलती रहेगी। तो ये है, तो आईसीआई खुद आपको बना रहा है उस फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आगे बढ़ते हैं इसके साथ। बेस्ड ऑन करंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, ऑब्वियसली करंटली जो चल रहा है, एंड रेलिवेंट, जो आज के लिए रेलिवेंट है ना, आज रेलिवेंट है, कुछ जो इरेलीवेंट हो चुकी थी पुरानी चीज़ें, जो पहले रेलिवेंट था आज रेलिवेंट नहीं होगा, इरेलीवेंट हो गया होगा। आज जो रेलिवेंट है कल चीज़ बन जाएगी तो आज की इरेलीवेंट हो जाएगी। जैसे बहुत ही बेसिक एग्जांपल, पहले फेसबुक रेलिवेंट था, चलाया होगा फेसबुक तुमने चलाया भी नहीं होगा, बहुत पहले चला, तुम बहुत ज़्यादा छोटे हो गए। लाइक फेसबुक चलता था, बहुत ही पीक पे चलता था, 2015-16 के अप्रॉक्स में चलता था, मेरे को इतना याद है ना। तो 15-16 में फेसबुक चलता था सही से, 15-16-17 तक भी बहुत चला है। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली अब इररेलेवेंट है फेसबुक, एटलीस्ट यंग जनरेशन के लिए। तो अब जनरली फेसबुक कौन चलाता है, वो मिलते हैं तुम्हें, थोड़े ओल्ड एज लोग मिलते हैं ना, तो वो फेसबुक चलाते हैं, क्योंकि वो इंस्टाग्राम नहीं चलता। पेरेंट्स मिलते हैं, दादा दादी मिल जाते हैं, अगर किसी के दादा चला रहे हैं, ज़्यादा एडवांस हैं अगर तो वो चला रहे हैं, बट वो चीज़ है। तुम तो इंस्टाग्राम वाले हो, तुम्हारे बच्चे कुछ और चला रहे होंगे, तब तक कुछ स्नैपचैट या कुछ और आ जाएगा। स्नैपचैट वगैरह भी चलता है, बट क्या तो कुछ ऐसा आ जाए बिल्कुल ही इंस्टा को भी खत्म कर दे। हो सकता है चीज़ें चेंज होंगी, डायनामिक एनवायरनमेंट है, कोई ना कोई दिमाग मारेगा अपना। तो जब फेसबुक था तो किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ आएगा, अब इंस्टा है तो फिर कुछ आ जाएगा। तो ये तो संसार का नियम है, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड, परिवर्तन संसार का नियम है ना, तो वाली बात है। एंड एक्ट डिलीजेंटली एक्ट करेगा, नहीं अच्छे से एक्ट करेगा, केयरफुली एक्ट करेगा, एंड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, जो भी टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बताए गए उनके आधार पे या उनके हिसाब से काम करेगा। डिलीजेंस का मतलब क्या है, इंक्लूड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट केयरफुली, ठीक है, बता दिया। डिलीजेंट का मीनिंग ऊपर ही बता दिया मैंने, केयरफुली, थॉरोली एंड ऑन अ टाइमली बेसिस इन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एन असाइनमेंट। यानी ऐसा नहीं कि काम मिला है और बस हाँ जी कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ऑडिट करने आए हैं, साल भर ऑडिट ही कर रहे हैं एक ही कंपनी का, टाइम निकल जाएगा, मुझे सही समय पे कंप्लीट करना है, क्योंकि वो EGM में रिपोर्ट जानी है उसकी, फिर रिटर्न भी फाइल होनी है उसकी अकॉर्डिंगली, तो टाइमली मैनर में ख़त्म भी करना है अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो मेरे क्या थे 5 मेरे लिए क्या थे प्रिंसिपल्स थे जो कि मुझे फॉलो करने जरूरी है। ये प्रिंसिपल क्या बताते हैं, ये प्रिंसिपल बताते हैं कि मैं अपना ऑडिट करूंगा, मैं अपना ऑडिट पूरी श्रद्धा निष्ठा कर्तव्य का पालन करते हुए करूंगा, परंपरा एकदम पूरी तरीके से, है ना, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन का फॉलो करते हुए मैं पूरा ऑडिट करने वाला हूं। तो मेरे 5 प्रिंसिपल हैं, एक बार बोल दो दोबारा से, पांचों की पांचों, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, और लास्ट प्रोफेशनल बिहेवियर। अगर सबकी बात करें एक बार फटाफट से, तो इंटेग्रिटी में क्या सीखा हमने, प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड शैल बी क्या होना चाहिए उसको, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, प्लस इंप्लाई करेगा क्या, फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस, एंड ही शुड not knowingly engage in any kind of activity which lead to any false or misleading statement या misleading part, whether by report, written या communication। ये सारी बातें हो जाती हैं। फिर कहाँ पहुँचते हैं इसके बाद, ऑब्जेक्टिविटी में हम अपने प्रोफेशनल जजमेंट को क्या करेंगे, shall not compromise, a professional accountant shall not compromise his professional judgment whether due to biasness, conflict of interest, undue influence,
है ना, ये बात हो जाती है। फिर हम कहाँ पहुंचे, कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर। पहले जनरली क्या बताया गया कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, हम जो भी इंफॉर्मेशन लेंगे क्लाइंट से, उसको हम थर्ड पार्टी की ओर डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बिल्कुल। बट हाउ एवर वी कैन, इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ ऑफ, या फिर और ऑथराइज बाय अ क्लाइंट, ऑथराइज बाय अ पार्टी, और इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। सीधी बात हो जाती है, ऑब्जेक्टिविटी खत्म। फिर हमने प्रोफेशनल बिहेवियर देखा। हमारा जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है उसको क्या करना चाहिए, प्रोफेशनली बिहेव करना चाहिए। वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इंगेज नहीं होगा जो क्या कर सकती है, जो डिस्क्रेडिट करेगी किसको, हमारे कोर्स को, हमारे प्रोफेशन को, या हमारे इंस्टीट्यूट को। किसी भी ऐसी एक्टिविटी में एंगेजमेंट नहीं चाहिए अपने को। क्लियर। एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन ड्यू केयर, हम जो भी काम करेंगे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे, नॉलेज के साथ करेंगे, नॉलेज को अटेन करेंगे और मेंटेन करेंगे, और जो भी काम करेंगे डिलीजेंटली करेंगे, ड्यू केयर करेंगे, मतलब है ना, केयरफुली करेंगे। ठीक, ये सारी बातें थी। अब इसमें से लिख लेते हैं, ठीक है। पहले तो हेडिंग डालो, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थियरी, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। अब एक चार्ट में पहले इन पांचों के नाम लिख लो। इसने गोला बनाया, हम चार्ट बना लेते हैं, चार्ट में पूरे नाम और शॉर्ट फॉर्म भी लिख लेना, ठीक है। चैप्टर नंबर 11, ठीक है। हाँ हाँ।
क्या करेगा, शैल कंप्लाई करेगा, शैल लिखा है ना कि मे, तो यानी कि मैंडेटरी है। ईच नंबर 1। क्या इम्प्लाई करना है उसे? दो चीज़ें, एक तो फेयर डीलिंग, दूसरा क्या याद किया था अभी? हाँ, एंड ट्रूथफुलनेस। अपने आप को जोड़ेगा नहीं वो, इन लोगों से नहीं जोड़ेगा अगर उसे पता है नोइंगली कि ये सब घपलेबाजी हैं, लोग हैं ये। और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन।
रीडिंग डन, फर्स्ट पॉइंट डन, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिविटी। चलो डाले हेडिंग, नेक्स्ट। हो गया, साथ साथ लिख रहे हो ना, बहुत बढ़िया। अब ऑब्जेक्टिविटी, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, डन। ऑब्जेक्टिविटी में इतना ही है लिखने के लिए, मेन चीज़ काफ़ी है। ठीक, फिर आगे चलते हैं। अब सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं, जैसा सीक्वेंस है हमारे पास बुक में। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। एक मिनट, ये चलो यहाँ तक हो गया हमारा। अब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर लिखना है मेरे को। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट होगा टू दैट लेवल। इन अकॉर्डेंस विद
एक्ट कैसे करना था इसे, याद है कुछ? एक्ट हाँ, दिल लिख दिया इसलिए याद आ गया। इतना आधा लिख दिया ना मैंने, तब मैंने पूछा इससे याद आया होगा तुम्हें? दिल से याद आ गया तुम्हें, चलो अच्छी बात है, याद आना चाहिए। डिलीजेंटली एंड प्रोफेशनल। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। तीन ही पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है। हाँ ना ना, थर्ड पॉइंट अभी इसी का थर्ड पॉइंट लिखना है मेरे को। हाँ, एक्साइड ड्यू केयर, दो चीज़ें हैं ना इसके अंदर। अभी तो मैंने खाली प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का लिखा है, ड्यू केयर के बारे में तो बताना मेरे को अभी। तो ड्यू केयर का एक पॉइंट, उसी का मतलब है एक पॉइंट और लिख लेते ना डिटेल में, तो मुझे पता है ना। एक्सरसाइज ड्यू केयर विद के बाद फोर्थ कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी गोपनीयता। तो हमारा धर्म क्या है कि हम डिस्क्लोज ना करें। प्रोफेशनल ड्यूटी टू डिस्क्लोज। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या था, बिहेवियर वाला, प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर, इसके अंदर क्या बात थी हमारी मेन, हमें कोई भी ऐसे काम में नहीं पड़ना है जिससे क्या हो हमारी गरिमा और हमारे इंस्टीट्यूट की गरिमा और हमारे प्रोफेशन की गरिमा पर आँच आए। ये तो हिंदी हो गई, ये नहीं लिखना कि डिसक्रेडिट ना हो जाए हमारा प्रोफेशन और ना ही हमारा इंस्टीट्यूट, है ना। हमें ऐसे किसी एक्टिविटी के अंदर नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, और लिख लेते हैं। ऑडिटर,
मस्ट कंप्लाई, क्या कंप्लाई करना चाहिए भाई को हमारे? विथ एप्लीकेबल लीगल रूल्स, लॉ, रेगुलेशन, प्रिंसिपल, जिसके ज़रिए वो किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट अल्टीमेटली उनकी वजह से वो सिक्योर रहेगा। ठीक है, दैट जो क्या करने वाला है, जो डिस्क्रेडिट करने वाला है, डिस्क्रेडिट। ठीक है, हैप्पी। हाँ जी, लिख लिया, एक बार लिख लो तो मुझे बता देना, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे की चर्चा को आगे बढ़ाएं। ठीक है, डन। चलिए, मिला ये राजा दिन और के। ठीक है, थोड़ा पीछे चल रहा है ना इसमें, अभी तक पीछे चलता है। चलो खैर कोई बात नहीं, अब ये हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल हो चुके हैं। वेरी वेरी गुड, बहुत बड़ी चीज़ है ये, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन मान के चलना, चांसेस बहुत हाई हैं। आओ इसका आंसर बताएंगे क्या? सी ए पी, सी ए पी पढ़ो एक बार और मुझे बताओ क्या है, मैं देखूँ जरा। हाँ, अच्छा, नाम बताओ, ऐसे दो नाम बता रहे हो तुम तो, मुझे ऐसा लग रहा है। पहला वाला बताना, पहला वाला। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। और देखें आई से आई क्या कहता है, आई से तुम्हारी बात से सहमत भी है या नहीं, हम बात कर लेते हैं। सी ए पी, सूर्यकांतम, सी ए पी सूर्यकांतम हैज़ कंडक्टेड ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ एन एंटिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। भाई ने ऑडिट करा है किसी पर्टिकुलर ईयर का। ICI हैज इशूड अ लेटर टू हिम रिलेटिंग टू सर्टेन मैटर कंसर्निंग ऑडिट, कि कुछ उस ऑडिट में कुछ इश्यूज हैं, तो ICI ने एक लेटर इशू करा है। ठीक है, ही डिडंट इवन बॉदर टू रिप्लाई, उसकी कान पे जूं तक नहीं रहेंगे, उसने रिप्लाई करने का सोचा तक नहीं ICI को, बहुत बुरा हुआ। डिस्कस विच फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग प्रोफेशनल एथिक्स इज डिसरिगार्डेड बाय हिम, तो कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल डिसरिगार्ड किया है भाई ने हमारे? आओ, पक्का ICI को क्या लगता है? ICI के हिसाब से जो आंसर है वो ये रहा तुम्हारे सामने। तुम्हारा आंसर ICI का आंसर मैच होता है क्या? होता है क्या?
ठीक है। ऐसे कैसे, यही तो दिखाने में लाया था। प्रोफेशनल बिहेवियर मतलब ये है ना मेन, तो 5वां पॉइंट था ना मेरा, प्रोफेशनल बिहेवियर वाला। उसने प्रोफेशनल बिहेवियर को क्या करा, डिसरिगार्ड कर दिया। सीएपी सूर्यकांतम ने। कैसे? आईसीआई क्या है? इंस्टीट्यूट तो है, बट क्या आईसीआई तुमसे ये पूछ नहीं सकता कि तुमने ऑडिट करा है किसी का, तो तुमने सही करा है कि नहीं करा है? वो तो वही तो कंट्रोल कर रहा है कहीं ना कहीं हमें। उसी के दिए गए कोड ऑफ कंडक्ट, उसी के दिए गए स्टैंड को तो हम हमें फॉलो करना है। और वो हमसे मांग रहा है कि भाई तुम बताओ तुमने सही से नहीं करा है, और तुम उसी की बात नहीं मान रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम प्रोफेशनल बिहेवियर को अनफॉलो करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी के यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। सीधी बात है। कहीं ऑब्जेक्टिव हार हो रही है? नहीं हो रही। इंटीग्रिटी हार हो रही है क्या? नहीं हो रही। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट ड्यू केयर? नहीं। अटेन मेंटेन वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर। फोर्थ कौन सा था मेरा? कॉन्फिडेंशियलिटी। अब यहाँ पे उसने पूछा है कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है या कौन सा ऐसा प्रिंसिपल था मेरा इसमें से जो वो फॉलो नहीं कर रहा। तुम बता रहे हो कि किस प्रिंसिपल की वजह से वो आईसीआई को इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा। आईसीआई सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो, दोबारा बॉडी में जाने दो एक बार। कॉन्फिडेंशियल ने कहा है कि वो थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करेगा, बट आईसीआई तो कहीं ना कहीं कानून बनाता है ना एक तरीके से, तो कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड बाय लॉ या वह तो उसके अंदर आ गया ना मेरा, कि वो डिमांड कर सकता है, उसको तो हम शो कर सकते हैं। अरे अगर वो दे देता तो फॉलो नहीं कर रहा होता ना। पहले तो ये यहां पे नहीं नहीं, वो तो एक्सेप्शन में था, है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे बात है कि वो बात ही नहीं मान रहा आईसीआई की। आईसीआई ने नोटिस भेजा है कुछ, तुम उसको मान ही नहीं रहे। आईसीआई हमें प्रोफेशनल बनाने के लिए क्या करता है? इतने सीपी आवर चलाता है, सेमिनार वेबिनार करवाता है, और हम उसी की बात नहीं मानेंगे। मतलब तुम्हारा ये अच्छा बिहेवियर है आईसीआई के प्रति कि बुरा बिहेवियर है? तुम सोचो कि तुम्हारे घर के जो बड़े हैं वो तुमसे कुछ कहें, इग्नोर। अरे मैं ना सुनूं, कहेंगे कैसा कैसा है इसका बिहेवियर, अच्छा नहीं है घर वालों के प्रति। तो और आईसीआई के प्रति अगर तुम उनकी बात नहीं मानोगे, नोटिस का रिप्लाई नहीं करोगे रिमाइंडर के बाद भी, तो कहीं ना कहीं तुम क्या करो? प्रोफेशनल बिहेवियर को डिसरिगार्ड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? सीधी सीधी बात है। तो ये उस तरीके से आंसर देना था इसका। ठीक है, यहाँ पे वाली बात थी। चलो 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 चलो, ओ नए ख्वाब को बुनले, ओहो ओहो। हाँ जी, चलो ये वाला पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर सही दोगे या नहीं देखते हैं। अ सीए इन प्रैक्टिस, पहले तुम पढ़ लो। पक्का? कैसे? चलो पहले पढ़ लेते हैं, आंसर तुम्हारा आ ही गया है, देख लेते हैं एक बार। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस सीआईपी इशूड अ सर्टिफिकेट showing original cost of plant and machinery installed in premises of a client for 9 करोड़। ऑब्जेक्टिविटी भी है, ऐसा दोनों है, देख लेते हैं। टू सेव सम मनी सब सेम रेगुलेटरी फीस फॉर हिज क्लाइंट, यानी अपने क्लाइंट की फीस को बचाने के लिए भाई ने 9 करोड़ पे प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट दिखा दी, कितने में खरीदा है। हालांकि उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो 15 करोड़ थी, तो कहीं ना कहीं था 15 का, हमने दिखाया 9 का। ओके, एज पर रिकॉर्ड ऑफ क्लाइंट which fundamental principle governing professional ethics is violated in this case? बायस हो गया, किस वजह से बायस हुआ है? होंगे दिए होंगे, ये assumption हम नहीं ले सकते ना। हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है उसके आधार पे जो प्राइमा फेसी आंसर निकल के आता है वो इंटीग्रिटी आता है, क्योंकि वो ऑनेस्ट नहीं है ना काम के साथ, वो चोर बाजारी कर रहा है। था 15 का, दिखा 9 रहा है, ना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा ना ऑनेस्ट रहा, कहाँ है? ट्रुथफुलनेस भी नहीं है। ये सारे पॉइंट इंटीग्रिटी के थे। ऑब्जेक्ट बायसनेस होनी चाहिए, कोई रीजन तो हो बायसनेस क्यों है भाई, बायसनेस क्यों नजर आ रही है? ना तो फीस के बारे में कुछ बताया उसने, फीस क्लाइंट की फीस बच रही है क्योंकि टैक्स वगैरह कम लगेगा, स्टैम्प ड्यूटी कम लगेगी,
अगर कम दिखाएगा तो उस तरीके से फीस बताए, तो वो ट्रूथफुलनेस नहीं है उसके अंदर। देख लेते हैं क्या दिक्कत है। आईसीए ने क्या आंसर दिया मुझे, मछलियाँ भी पेड़ों पे चढ़ती नहीं हैं, ऐसे भी सोचो ना। ठीक है, इंटीग्रिटी रिक्वायर्ड प्रोफेशनल अकाउंट शैल नॉट नोइंगली बी एसोसिएट। उसे पता था ना, पता, देखो सेकंड पैरा कि पता होने के बाद भी वो गंदी हरकत कर रहा है, ऑनेस्ट नहीं है, तो उसे पता था कि 15 करोड़ का, बट जानबूझ के वो 9 करोड़ दिखा रहा है, फिर तो गलत बात है ना दोस्त। Sure shall not knowingly be associated with the report and communication or other information where the account believe the information contain materially false or misleading। materially false दिखा रहा है वो, ठीक है, ठीक है। देखो क्या, तभी तो मैंने कहा था कि मैं पढ़ने लग गया था इसलिए, लेकिन तुम बदल गए बाद में। ठीक है, तो देखो इन द गिवन केस अ फॉल्स सर्टिफिकेट इज नोइंगली इशूड। जानबूझ के पता होने के बाद भी वो फॉल्स सर्टिफिकेट इशू कर रहा है जो ओरिजिनल कॉस्ट को छुपा रहा है, मिसलीड कर रहा है ना कहीं भाई हमारा। तो देयरफॉर फंडामेंटल इंटीग्रिटी इज वायलेटेड। ठीक है, तो ये थे कुछ केस। देखो आंसर सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जो पढ़ा है उनके कीवर्ड अगर याद रहेंगे ना, उनका जो मेन पॉइंट है, समझ आएगी किस टॉपिक से क्वेश्चन है ये। अब इसी के ऊपर मान लो यही क्वेश्चन आ जाए और वो पूछ रहा था विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड, एक्सप्लेन दिस, बस इंटीग्रिटी बता दिया कि ये करा है, फिर उसे एक्सप्लेन कर दिया, हो गया, बन गया 4 नंबर की स्टडी। और क्या चाहिए, यही चीज़ है और क्या है। और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, मज़ा आता है इसको पढ़ने में, सीखने को मिलता है ना कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो इट्स सो मच ऑफ इंटरेस्ट इन दिस टॉपिक। ओके, अब इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिपेंडेंस हम पढ़ के आए थे, क्योंकि हमारा जब डेफिनेशन होती है ऑडिट की, तो शुरुआती क्या होती है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। हम अपनी रिपोर्ट पे भी क्या लिखते हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो इंडिपेंडेंस के बारे में तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस कैसे हो सकती है या कैसे इंडिपेंडेंस का मीनिंग होता है, वो सब पता होना जरूरी है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर का क्या मीनिंग होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, पढ़ते हैं जरा शुरुआत से। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस आर एसेंशियल कैरेक्टर। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस दोनों ही क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, एसेंशियल कैरेक्टर है मेरे लिए ऑफ ऑल द प्रोफेशंस, यानी कि सारे प्रोफेशन के लिए। अब यहाँ पे सीए की बात नहीं करी इसने, सारे प्रोफेशन की बात करी कि इंडिपेंडेंस और इंटीग्रिटी होना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी प्रोफेशन, आप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर हो, सब जगह काम आता है। बट आर मोर, हमारे केस में थोड़ा ज़्यादा है ना, हमें थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि किसी ना किसी की पूरी इन्वेस्टमेंट का सवाल है। कोई बड़े बड़े डिसीजन ले सकता है हमारे एक साइन के ऊपर, एक रिपोर्ट के ऊपर, तो हमें तो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। तो हमारे लिए इंडिपेंडेंस और इंटीग्रिटी कहीं ना कहीं एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, तो हमें उस बात का ध्यान रखना होता है। इंडिपेंडेंस इंप्लाइज दैट जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट। इंडिपेंडेंस का मीनिंग हमने पहले भी देखा था, क्या मीनिंग होता है कि हमारा जो जजमेंट है वो सबऑर्डिनेट नहीं है। मतलब क्या है कि सबऑर्डिनेट किसके सबऑर्डिनेट नहीं है, किसी के प्रभाव से नहीं जुड़ेगा या बदलेगा। टू विश और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन, जिसने शायद उसे एंगेज करा हो उसे या अपने फायदे के लिए। तो हमारा जो जजमेंट है वो ना तो किसी की इच्छा के अनुसार बदलेगा, ना किसी के, थर्ड क्या है, डायरेक्शन। ठीक है, विश मतलब इच्छा, डायरेक्शन मतलब कोई हमें आदेश दे रहा है कि ऐसा करो वैसा करो। ना तो हम किसी की इच्छा के अनुसार नाचेंगे, ना किसी के आदेश से। बसंती नहीं नाचेगी, ठीक है, बसंती नहीं नाचेगी इन लोगों के सामने, ना इन लोगों के इशारों पे। तो हमारा ऑडिटर जो है नहीं नाचेगा इनके कहने पे, नाचेगा अपनी मर्जी से नाचेगा। कैरेक्टर एंड शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द सुपरफिशियल एंड विजिबल स्टैंड ऑफ इंडिपेंडेंस विच आर समटाइम इम्पोज्ड बाय लॉ। इंडिपेंडेंस क्या है, ये हमारे माइंड की स्टेट है, क्या हम आज़ाद हैं या नहीं, मतलब उस बायसनेस से, उस अनड्यू इन्फ्लुएंस से, है ना, उस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से। ये आज़ादी हमारा माइंड तय करता है या नहीं। क्या हम होना भी चाहते हैं, नहीं होना चाहते, क्या तुमने रूल तो बना दिया लेकिन मुझे पता है मैं दिमाग में क्या करने वाला हूँ, गलत बात है ना वो। तो इंडिपेंडेंस क्या है, एक दिमागी कंडीशन है कि आप सच में इंडिपेंडेंट हो या नहीं। प्लस पर्सनल कैरेक्टर भी होता है इंसान का, कुछ दोनों चीज होती है। दोनों तरीके से पढ़ना है मेरे को, बहुत डिटेल में दिया हुआ है, स्टेट ऑफ माइंड और पर्सनल अपीयरेंस के ऊपर। इंडिपेंडेंस दो तरीके दिखी जाती है, एक तो माइंड के आधार पे और एक अपीयरेंस के आधार पे। दिखने में भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए और दिमाग से तो होना ही चाहिए, यानी यहां से भी और पूरा दिखने में भी, है ना, ये वाली बात है। खैर अभी पढ़ेंगे।
तो दीज लीगल स्टैंडर्ड मे बी रिलैक्स्ड और स्ट्रेंथन्ड बाय द क्वालिटी ऑफ इंडिपेंडेंस रिमेन अनअल्टर्ड। इन रूल्स को तुम रिलैक्स भी कर सकते हो, स्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, बट अगर इंसान अंदर से मन का काला है तो की फर्क पैदा है, कुछ भी करो, वो तो इंडिपेंडेंस की अल्टर थोड़ी हो जाएगी रिलैक्स और स्ट्रिक्ट करने से, वो तो कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी निकाल के काम कर ही लेगा अपना। तो देयर आर टू इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। तो इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं मेरे को, वन इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड अदर हमारे अपीयरेंस में। तो ये पढ़ना है मेरे को और बहुत डिटेल में पढ़ना है मेरे को, माइंड के आधार पे और अपीयरेंस के आधार पे देखो। और फिर डिपेंड करेगी कौन कौन से थ्रेड्स मेरे इंडिपेंडेंस को प्रभावित कर सकते हैं, यानी मेरा इंडिपेंडेंस किन किन चीज़ों से खतरे में आ सकता है। ये 5 चीज़ें देखने को मिलेंगी मेरे को, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फैमिलियरिटी, और इनको बचाया कैसे जाए, इंडिपेंडेंस को कैसे सेव रखा जाए। देख लो, समझ पा रहे हो। फिर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इसका मतलब बताया था पिछली क्लास में क्या था ना, हर जगह मेहनत नहीं आता ना, मैनर नहीं, इसका मतलब था कि तुम्हें हर समय अलर्ट रहना है, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, क्वेश्चन पूछने वाला कि हाँ ये ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है, यहाँ पे ऐसे हुआ तो कैसे हुआ, क्वेश्चन जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे वो अलर्टनेस दिखती है इससे, ठीक है। तो अब इसको मुझे शुरू करना है, बट ये मुझे एक साथ ही पढ़ाने हैं तुम्हें, ये सारे पॉइंट्स, मतलब दोनों पॉइंट्स, और दोनों पॉइंट मेरे ख्याल से अब तो आज तो नहीं हो पाएंगे हमारे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पढ़ लिया हमने वैसे भी, है ना। तो ठीक है, काफ़ी पढ़ा हमने, और बाकी इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लो, वरना आज के शो को समाप्त करें और मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।